हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जीके की सीरीज का पार्ट 6 है, जिसमें अगेन आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखे गए हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट कर, तो यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस किस पर सबसे बड़ा सड़क सेतु है। सेतु का मतलब होता है पुल। तो कह रहे हैं कि भारत की कह रहे हैं कि जो भी नदी दी गई है इन सभी नदियों में से कौन सी वो नदी है जिसमें भारत में सबसे बड़ा पुल का निर्माण किया गया है, सबसे बड़े पुल के रास्ते का निर्माण किया गया है। तो सबसे बड़ा जो सड़क सेतु है वो है गंगा नदी पे, और गंगा नदी देखिए है ऑप्शन नंबर है डी पे। तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में जिस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु या पुल है वो कौन सी नदी है, गंगा नदी है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि देश का कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है। तो जानते रहिएगा देश का जो बंदरगाह सबसे गहरा है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दिखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि देश का वह बंदरगाह जो सबसे गहरा है वो है विशाखापट्टनम। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसका मतलब कि भारतीय इतिहास को अगर हम देखें तो 1912 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके लिए 1912 को याद किया जाता है। तो जानते रहिएगा भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि हमारी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया गया था। इसका मतलब पहली हमारी जो राजधानी थी कोलकाता हुआ करती थी और इसी समय 1912 में ही कोलकाता से दिल्ली को शिफ्ट हुई थी हमारी राजधानी, इसलिए 1912 का ऐतिहासिक महत्व है भारतीय इतिहास में। फिर क्या आ जाते हैं, हमारा फोर्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक सौगम्य नदियां कौन है। सौगम्य का मतलब होता है जहाँ पे जो भी जहाज हैं या जो नौकाएं हैं जहाँ पे आया जाया करती हैं, जहाँ पे नौकाएं चलाई जा सकती हैं, जहाँ पे कह सकते हैं आप कि बिजनेस किया जाता है, जहाँ पे उद्योग धंधों के लिए जो भी जहाज़ें जो चलती हैं। तो किन नदियों से अधिकतर हमारा व्यापार होता है, किन नदियों से होकर हमारी नौकाएं या जो भी जहाज होते हैं वो आते जाते हैं। तो जानते रहिएगा भारत का सबसे अधिक नौगम्य जो नदियां हैं वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। और गंगा ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है। तुम्हारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे अधिक नौगम्य जो नदियां हैं वो कौन सी नदी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर देखिए आ जाएंगे फिफ्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम क्या है, पोताश्रय है। तो पोताश्रय कौन सा है। तो देखिए पोताश्रय को यहाँ कृत्रिम पोताश्रय बोला गया है, तो इसी को बोलेंगे आर्टिफिशियल हार्बर। अब ये पोताश्रय क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो पोताश्रय हम उसे कहते हैं कि समुद्र के किनारे जहाज ठहरने का स्थान, जहां जहाज से माल उतारा या उस पर लादा जाता है, ऐसे स्थान को हम बोलते हैं क्या, पोताश्रय। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंसानों द्वारा बनाया गया पोताश्रय है। तो जानते रहिएगा इन चारों के ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी है, चेन्नई। चेन्नई जो है ये हमारा कृत्रिम पोताश्रय है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम यहाँ डी पर क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है कि भारत में जो कृत्रिम जो पोताश्रय है वो कौन सा है, चेन्नई है, इन चारों ऑप्शन की अगर बात करें तो। फिर देखिए आ जाते हैं हम सिक्स नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेरे पंजाब किसका उपन्यास है। तो जानते रहिएगा शेरे पंजाब जो है ये उपन्यास है लाला लाजपत राय जी का। और लाला लाजपत राय दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शेरे पंजाब उपन्यास जो है लाला लाजपत राय जी द्वारा लिखा गया है। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा यहाँ सेवन नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो जानते रहिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जो जलधाराएं हैं वो जानी जाती हैं, जानते रहिएगा मेघना के नाम से। और मेघना दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जो जलधारा है उन संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है। तो जानते रहिएगा भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का जो सर्वाधिक निर्यात जो होता है वो होता है मुंबई से। और मुंबई देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है। तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है वो मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो जानते रहिएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम था केसरी। और केसरी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। तुम्हारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम क्या था, केसरी। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो ये बृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी, लार्जेस्ट रिवर। तो कह रहे हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? तो जानते रहिएगा भारत की जो बृहत्तम नदी या सबसे बड़ी नदी जो है वो है गंगा नदी। और गंगा नदी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। फिर देखिए आ जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया? तो जानते रहिएगा पारादीप बंदरगाह का जो विकास किया गया ये किया गया है कोलकाता और विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए। कोलकाता और विशाखापट्टनम दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए पे, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा कोलकाता और विशाखापट्टनम पे बंदरगाह पर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था, इसलिए उसके प्रेशर को कम करने के लिए, उसका भार कम करने के लिए एक नए बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या था? पारादीप बंदरगाह। और ये किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया इसका निर्माण? वो कोलकाता और विशाखापट्टनम की, ये याद रखिएगा। फिर देखिए थे आ जाते हैं हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो जानते रहिएगा 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के जो प्रवर्तक थे वो थे एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? एनी बेसेंट। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जानते रहिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कोची बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ पे है? तो जानते रहिएगा कोची जो बंदरगाह है ये स्थित है मालाबार तट पर। और मालाबार तट देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कोची बंदरगाह जो स्थित है वो मालाबार तट पर स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे 15 नंबर हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो जानते रहिएगा भारत में गर्म दलीय आंदोलन के जो पिता जिन्हें कहा जाता है वो है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक देखिए हैं ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता जिसे कहा जाता है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि खैरब दर्रा कहाँ स्थित है? जो खैरब दर्रा के नाम है ये खैरब, तो कह रहे हैं खैरब का दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो जानते हैं कि खैरब दर्रा जो है ये पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है खैरब का दर्रा पाकिस्तान में है। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? फिर देखिएगा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दें, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो जानते रहिएगा जिन्होंने 1858 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जिसको स्थापित किया था, बाद में वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने किया था वो थे एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आए हैं देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट ही वो थे जिन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जिसको बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के नाम, इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, बाद में बदल के रख दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? इसका मतलब कि कौन सी वो परियोजना है जो भारत नेपाल के अंतर्गत नहीं आती है? तो जानते रहिएगा चारों ऑप्शन की बात करें, जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये जो खूचा जो आया है, खूचा जो परियोजना है ये भारत और नेपाल के सहयोग की परियोजना नहीं आती है। और बाकी हमारे ऊपर जो तीनों है, शारदा बांध परियोजना ये भारत नेपाल के सहयोग की परियोजना है, ये कटक जो आया है टनकपुर बांध परियोजना ये भी भारत नेपाल सहयोग परियोजना है, पंचेश्वर परियोजना ये भी क्या है? भारत नेपाल सहयोग परियोजना है। हाँ, अगर ये बात करें कि ये खुचा जो परियोजना है अगर भारत नेपाल सहयोग परियोजना नहीं है तो किसकी के बीच ये फिर ये किसकी है? तो जानते रहिएगा ये जो खुचा परियोजना है ये याद रखिएगा ये भारत और भूटान सहयोग परियोजना है, ये आपको याद रखना है।
तो इस ऑप्शन को भी आपको याद रखना है कि ठीक है कि भारत नेपाल सहयोग परियोजनाएं, ये हमारे ऑप्शन ए बी सी तीनों हैं, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है, चुखा परियोजना है। लेकिन चुखा जो परियोजना है ये किसके सहयोग से परियोजना है, तो ये भारत और भूटान की सहयोग परियोजना है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1970 में। ये आपको याद रखना। अब आ जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। तो जानते रहिएगा, अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो है ब्राह्मी और खरोष्ठी। और ब्राह्मी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो क्या है, ब्राह्मी है। ब्राह्मी भी है और खरोष्ठी भी है, ये भी याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो कौन सी है, ब्राह्मी और खरोष्ठी है। तो दोनों यहाँ ब्राही जो है, ब्राह्मी भी आ सकता है, ब्राही भी लिख के आ सकता है, इतना याद रखिएगा। और खरोष्ठी भी है, तो ऑप्शन में अगर खरोष्ठी भी आता तो खरोष्ठी भी सही रहता कि ये दोनों ही अशोक के शिलालेखों की लिपि है, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाता है 20 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। जो पंचायती राज होता है इसका प्रधान लक्ष्य का मतलब मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो जानते रहिएगा, पंचायती राज का जो प्रधान या जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। और ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे आया है। देखिए ये आया है यहाँ पे सी होना चाहिए, ई लिखा है, तो हमारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा थर्ड यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जानते रहिएगा, पंचायती राज का प्रधान या मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। इसलिए ऑप्शन हमारा सी नंबर या थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो जानते रहिएगा, भारत रत्न का जो डिजाइन जो बनाया गया है वो पीपल के वृक्ष के पत्तों की बनाया गया है। और पीपल के वृक्ष की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत रत्न का डिजाइन जो बनाया गया है जिस वृक्ष के पत्ते की तरह, वह वृक्ष है पीपल। पीपल के पत्ते की तरह भारत रत्न का डिजाइन बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदियों का देश किस देश को कहा जाता है। तो जानते रहिएगा, नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ऑप्शन नंबर सी में है, तुम्हारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नदियों का देश जिस देश को कहा जाता है वो है बांग्लादेश। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। तो जानते रहिएगा, जिस गवर्नर जनरल के काल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ वो थे रीडिंग। और रीडिंग देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हुआ। फिर देखिए आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है। तो जानते रहिएगा, हीराकुंड बांध जो परियोजना है ये है ओडिशा राज्य में। ओडिशा देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो ओडिशा राज्य में है। और अगर आता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो जानते रहिएगा वो नदी है महानदी। आपको ये भी याद रखना है, ये कौन सी नदी है, महानदी पर ये बना है ये परियोजना, तो ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है तो वो है महानदी, और पूछता है किस राज्य में है तो वो राज्य है ओडिशा। फिर देखिए आ जाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज जो है प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है, तो जानते रहिएगा पंचायती राज देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, या फिर ऑप्शन बी में है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, या ऑप्शन सी में है ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या फिर ऑप्शन डी में है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। यहाँ फैलाव नहीं फैलाव होना चाहिए। तो जानते रहिएगा, पंचायती राज जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की बात ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि जो पंचायती राज जो प्रदान करता है वो क्या प्रदान करता है, वो प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया। तो जानते रहिए इसका किस माध्यम से किया गया, मतलब किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो जानते रहिएगा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जिस माध्यम से किया
गया, जिस अधिनियम के द्वारा किया गया था, वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और ये देखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जिस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, वो कौन सा अधिनियम था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर देखिए आ जाते हैं 27 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? मतलब उनका भारत से कोई रिलेशन नहीं था, पूरी तरह से जो विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो जानते रहिएगा भारत के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न जो जिसे हम जानते हैं भारत रत्न के नाम से, ये सम्मानित होने वाले जो पहले पूरी तरह से विदेशी व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर नेल्सन मंडेला। और डॉक्टर नेल्सन मंडेला देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ ए पे, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम पूरी तरह से जो विदेशी इंसान जो था वो कौन थे? डॉक्टर नेल्सन मंडेला। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जानते रहिएगा विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था, ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और चार्ल्स डार्विन देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा कुछ और भी पॉइंट्स आज जान लेते हैं जो भी अदर ऑप्शन है। अदर ऑप्शन की बात करें तो याद रखिएगा जैसे चार्ल्स डार्विन ने दिया है क्या? विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने। उसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, इन्होंने सापेक्षिता का सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, ये सिद्धांत दिया था। और अगर बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए थे जिसको हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था, या ये दिया था विकास का सिद्धांत। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था? सापेक्षिता का सिद्धांत जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम कहते हैं। और जो न्यूटन है इन्होंने क्या दिया था? गति विषयक नियम दिए थे जिसे लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम जानते हैं। फिर देखिए आ जाते हैं 29 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट पेन क्या है? तो जानते रहिएगा लाइट पेन जो होता है ना, लाइट पेन जो होता है यह एक इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हम यहाँ पे बी नंबर को राइट आंसर मान लेंगे। और जानते रहिएगा इनपुट आउटपुट जिनको नहीं पता वो जानते रहिएगा, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो जिससे हम कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं वो इनपुट होता है। और जैसे आप मॉनिटर यूज़ करते हैं, मॉनिटर में जैसे आप क्या करते हैं? कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो आप इनपुट देते हैं। और इनपुट के बाद जो स्क्रीन पे आपको जो चीज़ दिखाई देती है मॉनिटर पे, वो हमारा होता है आउटपुट। तो ये कह रहा है कि इनपुट, ये कह रहा है कि लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन भी क्या होता है? ये इनपुट डिवाइस होती है। ऐसे समझिए जब आप स्क्रीन पे आप लिखते हैं कोई चीज़ तो आप इनपुट दे रहे होते हैं, और इनपुट डिवाइस है लाइट पेन, इससे लिखने का काम किया जाता है स्क्रीन पे, तो ये इनपुट डिवाइस है, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 30 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें, चीन, क्यूबा, ब्राज़ील और जो है गाम्बिया है, गाम्बिया नहीं जाम्बिया होना चाहिए था। तो ये जाम्बिया जो है, ये चारों की बात करें जाते हैं, रियाल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है। और ब्राज़ील देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पे, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर बात करें कि ये ब्राज़ील के अलावा रियाल और किन किन देशों में होता है, तो याद रखिएगा ब्राज़ील के अलावा ईरान, कतर, ओमान, सऊदी अरब और यमन में भी रियाल चलता है, ये याद रखिएगा। तो ये तो हो गया कि रियाल कहाँ कहाँ चलता है। तो रियाल जो चलता है कहाँ कहाँ चलता है? ब्राज़ील तो है ही आपका, उसके साथ ईरान हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया और यमन। इन सभी जगहों पर, इन सभी कंट्रीज़ में क्या चलता है? रियाल चलता है। अच्छा, अदर ऑप्शन की बात करें, चीन में क्या चलता है? तो ये आपको पहले भी बताया गया है, चीन में क्या चलता है? युआन चलता है। क्या चलता है? यहाँ पे युआन चलता है। तो ये युआन हो गया, करेंसी हो गई चीन की। अगर बात करें क्यूबा में क्या चलता है, तो क्यूबा में जानते रहिएगा क्यूबा में चलता है पीसो, इसकी करेंसी को क्या बोलते हैं? पीसो चलता है, ये याद रखिएगा। और अगर बात करें जाम्बिया में, तो जाम्बिया में जानते रहिए चलता है आपका दलासी। तो दलासी यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं हम, चलिए दलासी हो गया। तो दलासी कहाँ चलता है? जाम्बिया में चलता है, याद रखिए। सारी पॉइंट आपको याद रखना है कि रियाल किस देश की मुद्रा है। तो रियाल जो है ब्राज़ील की तो है ही, साथ में ईरान हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब और यमन, इन सभी कंट्री में क्या चलता है? रियाल चलता है। चाइना में युआन चल रहा है, क्यूबा में पीसो चलता है और जाम्बिया में क्या चलता है? दलासी चलता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं 31 नंबर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए यह आया है
ऊर्ध्वपातन आया है, स्फटिक रूप आया है, निष्क्रियकरण आया है और आसवन आया है। तो जानते रहेंगे सभी ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। जी हाँ, ये निष्क्रियकरण जो है ना, न्यूट्रलाइजेशन जो आया है, ये रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को क्लिक कर देंगे। आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, निष्क्रियकरण। फिर देखिए आ जाते हैं 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यहाँ प्रथम सबसे पहले व्यक्ति की बात की गई है। तो जानते रहिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार को जो सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे केवला देव, सॉरी यहाँ पे देवकी रानी। दो देवकी रानी जो थी, ये जो थी ये इन्होंने सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से ये सम्मानित हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थी, देविका रानी जी थी, याद रखिएगा। हाँ, अगर ये कहें कि इनको कब मिला था तो जानते रहिएगा इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था वो मिला था इनको 1969 में, 1969 ईस्वी में इनको मिला था। और इनके बाद फिर जानते रहिएगा 1984 में पृथ्वीराज कपूर जी को मिला था। किनको मिला था, पृथ्वीराज कपूर जी को। और जानते रहिएगा पृथ्वीराज कपूर जी को जो मिला था इनके मरणासन के बाद, मतलब इनके मृत्यु के बाद मिला था, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले देविका रानी को मिला था 1969 में, उसके बाद 1984 में किसको मिला था, पृथ्वीराज कपूर जी को जो मिला था, ये इनके मृत्यु के बाद मिला था, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। पूर्व में का मतलब होता है इससे पहले, उसका नाम बदल दिया गया था। तो कह रहे हैं ऐसे कह सकते हैं कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऐसे कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो जानते रहिए कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को पहले जिस नाम से जाना जाता था वो नाम है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तुम्हारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को पहले पूर्व में पहले जो है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर हमारा क्वेश्चन यह रहा है कि पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो जानते रहिएगा पौधे का वह हिस्सा जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है उस हिस्से को हम कहते हैं, जानते रहिएगा, जाइलम। और जाइलम दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तुम्हारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पौधे का वह हिस्सा जो पानी और खनिज का परिवहन को सक्षम करता है उसी को हम बोलते हैं जाइलम, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो भारतीय गणितज्ञ इनमें से कौन थे, दिखा ऑप्शन में है भरत ऑप्शन बी में है, बाना ऑप्शन सी में है, भास्कर ऑप्शन डी में है, भवभूति। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो जिनमें से जो भारतीय गणितज्ञ थे उनका वो है भारत और भास्कर। और भास्कर देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते रहिएगा भास्कर जो है एक भारतीय गणितज्ञ थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्लिन की दीवार थी उसको किस वर्ष ध्वस्त किया गया। तो जानते रहिएगा बर्लिन की जो दीवार थी उसको जिस वर्ष ध्वस्त किया गया था वो वर्ष था 1989, मतलब आपका 1989। और 1989 दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बर्लिन की दीवार को जिस वर्ष जो है डिमोलिश किया गया था, ध्वस्त किया गया था, वो कौन था, 1989 था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो जानते रहिएगा कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जिस राज्य में मौजूद था वो राज्य था असम। और असम दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जिस राज्य में मौजूद था उस राज्य का नाम क्या था, असम था। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शब्द रडार, जो ये शब्द रडार है किससे व्युत्पत्ति है, किससे उत्पत्ति है, मतलब रडार जो शब्द आया है ये कह सकते हैं किसका शॉर्ट फॉर्म है या ये कहाँ से लिया गया है। तो जानते हैं रडार जो शब्द है ये लिया गया है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग आया है ऑप्शन नंबर डी में, तुम्हारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा रडार का आप चाहे कहिए फुल फॉर्म कहिए या कहिए कहाँ से लिया गया है, तो ये जिसका फुल फॉर्म है जहाँ से लिया गया है उस शब्द को क्या बोलते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो होता है ये क्या है? तो जानते रहिएगा बेकिंग सोडा जो होता है ये सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट होता है। और देखिए यहाँ है जो आया है यहाँ पे, जस्ट मिनट क्या था, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो बेकिंग सोडा पूछ रहा है ना, तो बेकिंग सोडा क्या है? तो जानते रहिएगा बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो हमारा सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर देखिए आ जाते हैं 40 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वेज नहर, जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो जानते रहिएगा स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को जिस सागर से जोड़ती है उस सागर का नाम है लाल सागर। और लाल सागर देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं 41 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? इसका मतलब कि जो उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश या जो जज होते हैं उनको रिटायरमेंट किस वर्ष मतलब कितने वर्ष के वो हो जाते हैं उसके बाद उनको दिया जाता है? तो जानते रहिएगा उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो या सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो होती है 65 ईयर, मतलब 65 साल। और 65 साल देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति या फिर जो रिटायरमेंट होते हैं वो किस एज में होते हैं? जब वो 65 साल के हो जाते हैं तब। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 42 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर, यहाँ ईयर होना चाहिए था, तो ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया? तो जानते रहिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जिसे घोषित किया गया वो हैं एलन मस्क। और एलन मस्क देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जिसे घोषित किया गया या जिसे घोषित किया, जिसको नामित किया गया वो कौन है? एलन मस्क, जिसे इलोन मस्क भी आप कहते हैं। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा यहाँ पे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जानते रहिएगा भारत के राष्ट्रपति की जो शपथ होती है ये दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन नॉर्डिक देश नहीं है? तो नॉर्डिक देश, अब नॉर्डिक देश कौन से नहीं हैं? अब नॉर्डिक देश देखिए कुछ देश का यहाँ पे जानते रहिएगा टोटल 5 ये नॉर्डिक देश होते हैं, इनके ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्डिक देश। तो कह रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन से वो हैं जो नॉर्डिक देश, इसमें से कौन सा नहीं है? तो जानते रहिएगा जो डेनमार्क है ये नॉर्डिक देश है, फिनलैंड भी नॉर्डिक देश है, आइसलैंड भी आपका नॉर्डिक देश है। जो नॉर्डिक देश नहीं है वो कौन सा है? नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है ये नॉर्डिक देश नहीं है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा था इनमें से कौन नॉर्डिक देश नहीं है, तो जो नहीं है वो कौन है? नीदरलैंड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, अगर ये कहें कि जो टोटल 5 जो है नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं तो वो भी जान लीजिए, ये डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, ये क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक देश कहलाते हैं। तो ये हमारे टोटल क्या है 5 जो है नॉर्डिक देश हैं। कौन कौन सा हो गया आपको जैसे बताया गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया और स्वीडन हो गया। ये जितने भी 5 हैं ये सब क्या कहलाते हैं? नॉर्डिक देश कहलाते हैं। और क्वेश्चन कह रहा था इनमें से कौन नॉर्डिक देश नहीं है, तो नीदरलैंड बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हमारा डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो गया था। आपको ये पाँचों याद रखना है, ज़रूरी नहीं कि इसमें हो सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन से नॉर्डिक देश हैं और 3 उसमें कोई मिस्टेक, 3 उसमें जो है आपका कोई गलत दे दे, एक सही देगा। अब एक सही में पांचों में कौन सा होगा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए पांचों को आपको याद रखना है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जो होते हैं इनको नॉर्डिक देश कहा जाता है। फिर देखिए आ जाते हैं 45 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता है? तो जानते रहिएगा अगर बात करें ग्रीन हाउस का प्रभाव किससे बढ़ता है, तो जानते रहिएगा ग्रीन हाउस का जो प्रभाव बढ़ता है वो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड आई है देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता है। फिर देखिए आ जाएंगे 46 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड
वातावरण को हटाती है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो जानते रहिएगा वह प्रक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो इसलिए हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को जो हटाती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो जानते रहिएगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो जानते रहिएगा 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, और 30,000 साल की बात ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भीमबेटका जो आपका जो गुफाएं हैं ये कितने साल मानी जाती हैं? 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मालविकाग्नि मित्रम जो है ये किसने लिखा है? तो ये कह रहे हैं मालविकाग्नि मित्रम जो है ये किसने लिखा है? तो जान रहिएगा मालविकाग्नि मित्रम जो है ये लिखा है कालिदास जी ने, और कालिदास जी देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है मालविकाग्नि मित्रम जो है ये किसने लिखा है? कालिदास जी ने। फिर देखिए आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? मतलब वो कौन सी नदी है जो कर्नाटक में भी बहती है और तमिलनाडु में भी बहती है? तो जानते रहिएगा वह नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है वो है कावेरी नदी, और कावेरी नदी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आया है सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों में बहती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, या यूं कहें जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में फैलता है या आता है? तो जानते रहिएगा जीका वायरस जो है मच्छर के द्वारा मनुष्यों में आता है। मच्छर दिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किस मच्छर द्वारा जीका वायरस किस मच्छर द्वारा इंसानों में पहुंचता है या कौन सा वो मच्छर है, मच्छरों के नाम अगर पूछ लें कि वो कौन सा मच्छर है जो जीका वायरस को मनुष्यों में पहुंचाता है या जो कारण बनता है, तो जानते रहे उसे बोलते हैं सेलुलस मच्छर, और सेलुलस के मच्छर के काटने से ही जीका वायरस होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। अगर ये कहता है वो कौन सा मच्छर है तो वो कौन सा है? वो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जीका वायरस होता है। और जानते रहिएगा अगर ये कहें कि जीका वायरस का प्रभाव मनुष्य के किस अंग में सबसे अधिक होता है, तो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा ये सबसे ज़्यादा इंसानों के मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन मिल गए। पहले जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर द्वारा। कौन से मच्छर है? वो है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और कहते हैं क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जो जीका वायरस होता है मनुष्य के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो वो मनुष्य के मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मे भी आपको यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन में डिस्कस किए वो 1 बाय 1 आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह से वीडियो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।